बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर हॉरर चैनल स्पूकी हॉन्टेड टेल्स। ये एक छोटी सी कोशिश। वैसे तो आपने पाकिस्तान में बहुत सारे चैनल्स देखे होंगे जो हॉरर स्टोरी सुनाते भी हैं, दिखाते भी हैं। दुनिया भर में इस टॉपिक पे बहुत सारी मूवीज भी बनी। आज हम अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, होस्टेड बाय मी एंड आमिर चिन्नोटी। हमारे मॉडरेटर और आईटी सपोर्टर्स टेक सिटी के हमारे बहुत प्यारे दोस्त अनस शम्सी। बात शुरू करने से पहले वही गुजारिश कि सबसे पहले जो इस चैनल को सुने, देखे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर टच करें। साथियों, इस टॉपिक पे बहुत सारे कंटेंट्स पाकिस्तान मीडिया पे पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। आज हमने भी उस कोशिश में थोड़ा सा हिस्सा डालने की कोशिश की है। थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि हम अपने चैनल्स पे आपको लीजेंड स्टोरी टेलर से भी मिलवाएंगे, उनकी स्टोरीज भी सुनवाएंगे, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और आने वाले वक्तों में आप लोगों की स्टोरीज भी शेयर करेंगे। मैं भी अपने वाक़यात सुनाऊंगा, आमिर भी, और पाकिस्तान के जो लीजेंड किस्म के स्टोरी टेलर्स हैं उनके नाम आपको आगे चल के बताएंगे। अपने चैनल पे उनको आपसे मिलवाएंगे, उनकी मालूमात से फ़ायदा उठाएंगे और हॉरर की फ़िलासफ़ी पे बात करेंगे। स्टोरीज सुनाने के साथ साथ कुछ ऐसी मालूमात आपसे शेयर करेंगे जो इससे पहले किसी और चैनल पे शायद आपने ना सुनी हो। तो इस तारुफ के साथ मैं आमिर को अपने साथ लूंगा। आमिर। अस्सलाम वालेकुम मुमताज भाई, अस्सलाम वालेकुम अनस। आई होप कि आप वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम। पाकिस्तान में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत सर्दी है। मैं तो कांप रहा था अभी सुबह। और अच्छा। हाँ, अब इस चैनल का जो है, मैं बेसिकली मुमताज भाई ने तो अब सभी कुछ बता ही दिया है, लेकिन थोड़ा बहुत अब ये बताएं कि इस चैनल के अंदर हम लोग जो है पैरानॉर्मल पे बात करेंगे, इस पे हम गोस्ट पे बात करेंगे, इस पे हम चुड़ैल पे बात करेंगे, छलावा, यूएफओ और बेसिकली जो है किसी भी किस्म का जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है कहीं पे, जो हमारी नजरों में आया है या जो हमारे साथ किसी ने शेयर करा है, तो उस पर बात करेंगे। मुमताज भाई तो किसी तारुफ के मोहताज है ही नहीं, और वो तो और जॉनरा के अंदर हर कोई जानता है। और बाकी ये कि अनस हमारी बैक सपोर्ट पे होंगे, मैं भी अपनी कहानियां लेके आता रहूंगा। तो इंशाल्लाह ताला अपना इसके अंदर जो है हमारी ये होगी कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे। हम लोग जो है डाइसेक्ट ज्यादा करेंगे स्टोरीज को, रीजन मालूम करने की कोशिश करेंगे कि रीजंस क्या हैं। और बेसिकली हर कोई कहता तो यही है कि ये कुरान के अंदर जिक्र है तो हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसके रीजंस मालूम करेंगे कि इन चीज़ों के रीजंस होते हैं। बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस में ये चीज़ें रहती हैं और इन चीज़ों का हमसे क्यों इंटरेक्ट होता है, किस वजह से होता है, क्यों परेशान होती हैं, या ये अपनी एक्टिविटी कर रही होती हैं, हम उनके उस पर चले जाते हैं, या ये हमारे पास जानबूझ के आती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग इस चैनल पे बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ लोगों को भी लिया जाएगा जो कि इस हॉरर जॉनरा के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इंशाल्लाह ताला ये कि कोशिश यही होगी कि एक अच्छा कंटेंट फेंका जाए मार्केट में, और एक्सपेक्ट सबसे यही करेंगे कि वो जो है हमको सपोर्ट भी करें, और हम लोग अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करेंगे, वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। जिसको अपनी स्टोरी भेजनी है वो भेजे, और वो फिर मुमताज भाई की खूबसूरत आवाज़ के अंदर हम उसको नरेशन करके बताएंगे, और फिर मैं उसका डायसेक्ट करूंगा, मुमताज भाई मिलकर डायसेक्ट करेंगे। बाकी हमारी बैक पे अनस होंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये काविश अच्छी होगी। तो इसके साथ साथ मुमताज भाई, आज की जो हम लोग इस पे ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक चीज मैं ये वो करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो साइटिंग होती है वो होती है चुड़ैल, और भी होती है, और भी छलावा, जी हाँ, जी। छलावा हो गया, या कोई अपना जिन हो गया, या कुछ इस तरह की कुछ चीजें हो गई।
अच्छा, यूके के अंदर ऐसा नहीं है। यूके के अंदर जो है ना, इन लोगों का कॉन्सेप्ट है गोस्ट पे, सिर्फ गोस्ट। अच्छा, एक और चीज भी वो ये है कि हर इलाके के और हर जो खित्ता होता है उसके हिसाब से जो है, मेरे ख्याल से ये मखलूक जो है अपना हुलिया भी रखती है। जी यहाँ बिल्कुल पे, ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे ज्यादातर जो है लंदन के अंदर देखा गया है कि जितनी भी गोस्ट साइटिंग्स हुई है, जैसे हॉलबाउन स्टेशन पे हुई है या मुख्तलिफ जगहों पे हुई है, तो वहां पे ये कहा जाता है कि गोस्ट को हमने कोर्ट में देखा, टाई में देखा, क्योंकि यहाँ पे गोरों का ड्रेस है ये। तो जी जी बिल्कुल ऐसे। या किसी औरत को देखा तो उसने क्या नाम है अपना विक्टोरियन फ्रॉक पहनी हुई थी या बड़ा अपना स्कर्ट पहना हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान के अंदर ये नहीं है। तो इसके तो बारे में आप आमिर क्या कहेंगे? आमिर, मेरा तो ख्याल है ना कि जिस तरीके से हम लोग अपने इलाका वाइज ड्रेसिंग करते हैं, इलाका वाइज अपने मतलब तमाम चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से वो भी जिन्नात भी अपना रूप उसी तरह से धार लेते होंगे। अगर वो इंग्लैंड में है तो वो जाहिर सी बात है उनकी ड्रेसिंग करेंगे। पाकिस्तान में है या अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, तो मेरा ख्याल से तो यही है कि वो अपने इलाके के हिसाब से वो भी उसी रंग में बस जाते होंगे, क्योंकि उनमें भी तो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं ना। बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, शैतान भी होते हैं और शरीफ भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, रिलीजियस से हटके भी होते हैं। एक हम पिछले दिनों कॉल पे एक बात कर रहे थे आमिर, आपको याद होगा कि इस पे तो हमारा ईमान है ना कि जो इंसान मर जाता है उसकी रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं और वो रूहें ज़मीन पर वापस नहीं आती। और आपने देखा होगा अक्सर कि वो कुछ लोग थे, वो पिछले ज़माने में रूहें बुलाया करते थे, या आपने सुना होगा कि मेरी वालिदा की रूह रात को आ गई या मेरे वालिद की रूह आ गई, फलां शख्स की रूह आ गई। तो वो रूह नहीं होती, एक्चुअली वो जो हमज़ाद होता है जिसको क़ारीन कहते हैं, वो उस शेप में, उस शक्ल में उनको नज़र आता है। तो उससे रिलेटेड एक छोटा-सा वाक़या भी है, अगर आप कहें तो मैं अभी शेयर करता हूँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मुमताज़ भाई, बिल्कुल। एक विलेज में लोग रहते थे, तो वो लड़का और लड़की जो है ना वो आपस में शादी करना चाहते थे, तो वो उनके पेरेंट्स जो है ना वो उस पे तैयार नहीं थे, कुछ उनका डोमेस्टिक मसला था। पंजाब का एक गाँव है। तो उन्होंने घर वालों को मतलब नाराज़ करके अपनी पसंद से शादी कर ली और वो अपने पेरेंट्स के अलावा दूसरे गाँव में, बराबर वाले गाँव में रहने लगे। वो कपल जो था, शादी करके। तो उनके पेरेंट्स क्योंकि नाराज़ थे, रिश्तेदार नाराज़ थे, तो वो दूसरे गाँव में उनसे आना-जाना नहीं था, लेक-सलेक नहीं थी, नाराज़गी चल रही थी। इनके कोई साल, 6 महीने गुज़रे बड़े अच्छे, दोनों मियाँ-बीवी के। उसके बाद इसका शौहर जो था वो मेरे ख़्याल से शायद कोई दिल का मरीज़ था। उसको 1-2 हार्ट अटैक हुए और उसके बाद उसका हार्ट फ़ेल हो गया, फाइनली उसकी डेथ हो गई। तो इसकी क्योंकि कोई जान-पहचान नहीं थी, ना रिश्तेदार अज़ीज़ थे, ना माँ-बाप थे, ये दोनों अकेले रहते थे, औलाद भी कोई नहीं थी। तो वो उसने औरत ने मतलब रोना-पीटना और जिस तरीके से होता है, वो परेशान हो गई। कुछ मोहल्ले वाले आए और उन्होंने कहा कि हम विलेज में कोई डॉक्टर है, वो कोई गवर्नमेंट क्लिनिक थी, उससे कोई डॉक्टर बुला के लाए। उनको दिखाया, उस डॉक्टर ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी कि भई इसकी डेथ हो गई है। तो वो मोहल्ले की जो 2-4 औरतें उसके पास आई थी, वो तो चली गईं। अब ये जो इसकी बीवी थी, वो बेचारी रोती-पीटती जो है ना, वो अपने चादर ली उसने और वो बाहर चारपाई पे, मतलब अब तो उसको कहेंगे डेड बॉडी, तो वो डेड बॉडी उसकी चारपाई पे रखी हुई थी और वो रोती-पीटती बराबर वाले गाँव में अपने पेरेंट्स के पास चली गई कि मैं उनको बुला के लाती हूँ, रिश्तेदारों को बताती हूँ। इन द मीन टाइम इसका एक दोस्त था, इसका नाम था रशीद। इसका एक दोस्त था गुलाम मोहम्मद या गुलाम रसूल, आई थिंक गुलाम रसूल था। तो जब ये गई तो उसके 10, 15, 20 मिनट बाद वो गुलाम रसूल गेट पे दस्तक देता है, नॉक करता है। तो एक्चुअली तो ये रशीद की डेथ हो चुकी है, तो उसको दरवाजे से आवाज़ लगाता है, रशीदे! तो ये रिस्पॉन्स करता है उसको, गुलाम रसूल दरवाज़ा खोला, अंदर आ जा। वो गुलाम रसूल अंदर आ जाता है, उसको क्या पता क्या हुआ। वो तो नॉर्मल तरीके से उसे मिलने आता था, तो उसको देखता है चारपाई पे लेटा हुआ, तो उसके बराबर में ही बैठ जाता है। कहता है, रशीद क्या हुआ, तबीयत सही है? बोला, हाँ मेरी तबीयत ख़राब है।
तो वो उसको पंजाबी में कहता है, वो परजाई किथे, मतलब भाभी किधर है? बोला यार वो बराबर वाले गांव में गई है अपने पेरेंट्स के पास, और मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो उसका दोस्त बोलता है गुलाम रसूल के चल कोई नहीं, मैं फिर आ जाऊंगा, तू आराम कर। और मैं तो इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा चल आज तेरे साथ रोटी छोटी खाएंगे, तो बैठेंगे गपशप लगाएंगे। तो वो रशीद बोलता है नहीं नहीं तू बैठ, तू किधर जा रहा है, वो खाना पका के रख के गई है, तू खाना वाना खा के जाना। खैर ये बोलता है कि यार ये बीमार है इसलिए मैंने कहा नहीं यार तेरी तबीयत सही नहीं है, मैं चलता हूँ फिर किसी दिन आ जाऊंगा। बोला नहीं नहीं तू बैठ, और खाना पका हुआ है। आमिर वो क्या करता है, वहीं लेटे लेटे अपना हाथ बढ़ाता है और कोई 10 फीट के फासले पर वो प्लेट्स और हांडी रखी होती है ना, उसको वो उठा लाता है। यानी कि उसका हाथ 10 फीट तक एक्सटेंड हुआ और वो उसने वो हांडी और प्लेट उठा के अपनी चरपाई पे ले आया। अब जो ये इसका गुलाम रसूल जो इसका दोस्त था, वो जो देखता है तो उसकी तो हालत ही खराब। बोलते यार ये क्या हुआ? बोलते रशीद तू ठीक है? बोला हाँ मैं ठीक हूँ, तू खाना खा के जाना। अब ये गुलाम रसूल जो है ना परेशान होता है और बोलता है भाई यहाँ से तो भागो, ये तो कोई कैफियत ही इसकी दूसरी है। वो बोलता है यार मैं चलता हूँ। बोला नहीं नहीं तूने नहीं जाना, तूने खाना खा के जाना है। तो वो उसका दोस्त जो है वो बहाना मारता है ना वैसे ही वॉशरूम जाने का। तो आपको पता है गांव में कच्चे सहन होते हैं और वो वॉशरूम थोड़ा सा दरवाजे की तरफ बाहर की तरफ होता है, वो अटैच वॉशरूम तो होते नहीं है। तो बोलता है यार मैं वॉशरूम से होके आता हूँ 5 मिनट में, तू यहीं पे ले। वो अपने भागने की सोच रहा था डर के मारे। तो इसका दोस्त बोलता है रशीद ये जिसकी डेथ हो चुकी है एक्चुअली, बोलता है यार तूने भाग जाना है, तू ऐसा कर अपनी पगड़ी खोल, उसका एक सिरा अपने पैर में बांध और दूसरा सिरा जो है ना मुझे पकड़ा हाथ में, वरना तूने भाग जाना है और मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू वॉशरूम जाओ फिर वापस आ। खैर अब ये मरता क्या नहीं करता, इसने पगड़ी उतारी, अपना एक सिरा अपने पैर में बांधा, दूसरे उसके हाथ में पकड़ाया और फिर वो दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा तो वो पगड़ी जाहिर सी बात है उसकी लेंथ कम थी वो, तो ये उसको इसने फील किया कि ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है, रशीद जो है अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब कि भागने ना पाए। इसने जल्दी से अपने पैर से वो सिरा खोला पगड़ी का और दरवाजा खोल के इसने दौड़ लगा दी भाई। घबराता हुआ भागता चला जा रहा है, कोई तकरीबन आधा किलोमीटर ये चला गया, इसकी सांस फूल गई तो देखा इसके सामने से वो रशीद की बीवी अपने 4-5 औरतों मर्दों के साथ रोती पीटती और बैन करती हुई चली आ रही है। उसने देखा, इसने कहा कि गुलाम रसूल भाई आप कहाँ से आ रहे हो और ये हालत क्या बनाई हुई है, परेशान, पगड़ी भी नहीं, बाल बिखरे हुए हैं। तो इसने कहा भाई मैं तो तुम्हारे घर गया था, मैंने कहा खाना वाना खाऊंगा तुम्हारे साथ, और तो इसने पूरा किस्सा बताया। बोला ये मेरे साथ हुआ है। तो उसको पता नहीं रशीद को क्या हो गया। तो इसकी बीवी बोलती है कि गुलाम रसूल भाई आपको कोई गलतफहमी हुई है, उसकी तो 1 घंटे पहले डेथ हो गई थी और मैं तो अपने घर वालों को और पेरेंट्स को बुलाने के लिए गई थी, और ये देखें मेरे साथ सब आ रहे हैं, रोती पीटते सब लोग, और आप क्या बोल रहे हो, वो तो मर चुका है आपका दोस्त। बोला नहीं वो जिंदा है। तो बोलती है अच्छा चले मेरे साथ। वो रशीद को भी लेते हैं, वो उसको गुलाम रसूल को भी लेते हैं अपने साथ, और इसके पेरेंट्स जो है ना फिर वापस इसके घर आते हैं सब। तो जब ये वापस उसके घर आते हैं तो वो उसके सारे रिश्तेदार, उसकी बीवी देखती है कि जैसा उसने बताया था गुलाम रसूल ने कि एक सिरा जो है पगड़ी का वो दरवाजे तक पड़ा हुआ है और दूसरा सिरा वो रशीद के हाथ में बंधा हुआ है, और डेड बॉडी जो है ना वो टिल्ट होके थोड़ी सी झुक गई है उस तरफ, जैसे वो खींचते हैं ना रस्सी, और ये उसने वो जो पगड़ी का सिरा था वो खींचने की कोशिश की तो वो उसकी डेड बॉडी जो है ना थोड़ी सी राइट की तरफ टिल्ड हुई हुई है, आधी मतलब चरपाई से झुकी हुई है, और उसका सिरा जो है ना उसके हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ है। खैर ये आते हैं, ये सीधी करते हैं उसकी डेड बॉडी को और वो पगड़ी वगड़ी खोलते हैं और देखते हैं तो वो जो पतीली थी और वो एक प्लेट स्लेट थी, वो बर्तन वो भी वहीं पर रखे हुए हैं उसकी चरपाई के पास, जबकि वो तो वहां पर अपने जहाँ बावर्ची खाना होता है उनका वहां पर छोड़ के गई थी। तो ये भी हैरान होते हैं कि भाई जो इसने गुलाम रसूल ने बोला वो भी कुछ सच नजर आ रहा है, और मैं भी मतलब इसको मरा हुआ छोड़ के गई। तो वो दोबारा फिर उस डॉक्टर को बुलाते हैं, फिर अगेन उसकी तस्दीक करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, आप देख चेक करो कहीं जिंदा तो नहीं था कहीं 1 घंटे पहले, कि उनको शक हुआ कि हो सकता है भाई उस वक्त डॉक्टर ने कोई गलत देख लिया होगा,
या गलत डिसीजन ले लिया होगा और ये जिंदा होगा, और फिर हम जब चले गए तो जब गुलाम रसूल आया होगा तो उस वक्त ये जिंदा होगा, और अब इसकी डेथ हो गई है। वो दोबारा उस डॉक्टर को बुलाते हैं, दोबारा बुलाते हैं, फिर वो चेक करता है, बोलता नहीं जनाब, इसकी डेथ तो जिस वक्त हुई थी 1 घंटा पहले मैंने तस्दीक की थी, उसी वक्त हो चुकी है, और ये तो अब लाश है रशीद की, ये कोई जिंदा आदमी नहीं है। तो खैर वो सब परेशान होते हैं। कहने का मतलब ये था, ये वाकया सुनाने का, कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि कि क्या अगर हमारे मज़हब में ये है और माशरे में प्रैक्टिस भी यही है कि अगर कोई मर जाता है तो हम डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई रिश्तेदार, अजीज, भाई बहन उसके पास बैठता है और वो तिलावत कुरान पाक भी करता रहता है, सपारे वगैरह पढ़ते रहते हैं, डेड बॉडी को अकेला नहीं छोड़ते। तो इसलिए नहीं छोड़ते कि अगर डेड बॉडी को अकेला छोड़ा जाए तो कोई शैतानी कुव्वतें जो है ना उस जिस्म को यूज़ कर लेती हैं और वो उसमें आ जाती हैं। तो फिर उनके जो इलाके के इमाम साहब थे मस्जिद के, क्योंकि विलेज था वो छोटा सा, उनको ये सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने यही कंक्लूजन दिया कि भाई जो कारीन होता है वो इसके जिस्म में आ जाता है, या कोई शैतानी कुव्वतें उसके जिस्म में आ जाती हैं, और यही हुआ है इसके साथ। ये मर चुका है, अब इसकी लाश है। तो फिर उसकी तदफीन वगैरह कर दी गई। बताने का मतलब ये था कि ऐसा होता है। अब आपके नॉलेज में अगर इस किस्म की कोई बात हो तो बताइए मुझे। सेंसिटिविटी जो है ना मुमताज भाई, सेंसिटिविटी तो हो जाती है ऐसे मामलों के अंदर, और आप कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि देखें कारीन के बारे में तो अपना हर जगह पे अपना वो हुआ हुआ है, हदीस में भी आया हुआ है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अपना हदीस है इसके बारे में, चीज़ों के बारे में। तो हो सकता है कि अपना वो हो, या हो सकता है वो कोई और एंटिटी हो, आप कह नहीं सकते, क्योंकि गांव वगैरह में तो आपको पता है कम घर होते हैं और ये पेड़ पौधे इस तरह की चीजें ज्यादा होती हैं, तो क्या पता इस तरह से कुछ हो। लेकिन ये कि है तो बड़ा स्ट्रेंज फिनोमेना, और इसी चीज को पैरानॉर्मल कहते हैं जो नॉर्मल से हटके हो। तो नहीं, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि कारीन जो है, जो हमजाद कहलाता है, वो डेड बॉडी में मुंतकिल हो सकता है। मुंतकिल भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि वो सिर्फ उसकी बॉडी यूज कर रहा हो। हाँ, डेफिनेटली बॉडी यूज करेगा, लेकिन वो मतलब जा सकता है उसकी बॉडी में और वो इस किस्म की हरकत कर सकता है कि उसको वो जिंदा दिखा सकता है। मुमताज भाई, क्योंकि मैंने सुना है कई दफा कि जो इस तरह की चीजें होती हैं वो आपकी शक्ल में आती हैं। कारीन, खास तौर पे कारीन जो है, अक्सर किस्सों में ये सुना है कि जिसका भी कारीन होता है वो उसी की शक्ल में नजर आता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमें अपने अब्बा नजर आते हैं घर पे, या कई लोग बोलते हैं कि हमें अपनी अम्मा नजर आती हैं, हमें दादा नाना व्हाटएवर, जो गुजरे हुए होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं करीबी। मतलब जिसका कारीन है उसी की शक्ल में नजर आएगा, किसी और शक्ल में नजर नहीं आ सकता। हाँ, अब ये चीज जो है मैं नहीं कह सकता कि कारीन आपके साथ होता है या कारीन आपकी बॉडी के अंदर होता है। ये अच्छा। इस पे बहस है, इस पे बहस है। अच्छा। तो इस पे तो ये कि आप कोई ऐसा ऑथेंटिक बंदा ही बता सकता है कि जो अनस को अगर पता हो तो अलग बात है, नहीं तो अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो एग्जॉर्सिज्म करता हो और इस मामले के अंदर जो है जो जानता हो, क्योंकि ये है तो बड़ी, ये तो डिबेटेबल बात है कि आया कारीन आपके साथ चल रहा है, जैसे हमारे कंधों पे मुनकिर नकीर है फरिश्ते, जी, तो जी, हो सकता है कि इस तरह से अपना हमारे नेक्स्ट या हमारे आसपास या हमारे साए के साथ साया इस तरह से जो हो, या फिर हो सकता है वो हमारी बॉडी के अंदर हो। तो बात तो तो फिर डिबेटेबल यही है। हुआ होगा ना, यही हुआ होगा ना कि उसका कारीन उसके जिस्म में आ गया होगा उसी की शक्ल में, बिल्कुल और बिल्कुल। अपने दोस्त से मिला और वो दोस्त से बात की, कारीन भी हो और सकता है मुमताज भाई, और आसपास कोई और दूसरी ऐसी एंटिटी भी हो सकती है, क्योंकि इन जी, लोगों का जी, तो काम यही है कि आपको डराना, और ये बड़े अच्छे शेप शिफ्टर हैं, बड़े अच्छी जी, नकल बिल्कुल। उतारते हैं, और तमाम चीजें अपना आगे जाके हम लोग अपनी कुछ स्ट्रीमों के अंदर मैं आपको वो भी शो करूंगा कि जो इल्यूमिनाटी की जो सोसाइटी थी उसके अंदर जो बंदा था, उसका रॉजर मोर का, मैं रॉजर समथिंग उसका नाम है, तो उसकी मैं शो करूंगा आपको और बताऊंगा उसकी स्टोरी क्या है। तो उसके अंदर भी वही कारीन वाला ही सीन था सारा, तो वो भी अच्छा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो अच्छा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा मुमताज भाई, एक चीज आप बताएं कि आपकी जो
मशहूरी है, जो मशहूर हुए, जो आप लाइमलाइट में एकदम से आ गए कि यू वर बिफोर दैट यू वर नो वन नोज यू, एंड सडनली यू नो दैट के एक धमाका हुआ और एक स्टोरी आई एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की, और बल्ले बल्ले हो गई। हर कोई अपना पूछ रहा है, कह रहा हु इज दिस गाय। और फिर एकदम से जो है क्या नाम है, क्योंकि मैं खुद वो देख रहा था। अच्छा, इत्तेफाक की बात यह है कि मुझको मैं उस स्टोरी के अंदर में था जब वो लाइव चल रही थी। अच्छा। तो मैं सबसे पहले मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार हु इज दिस गाय, ये कौन है। मैंने ऐसी बात है, मुझे तो पहले आवाज आ रही थी। मैंने कहा यार ये आवाज तो ये रेडियो वाली है, कोई डीजे वाली आवाज, आरजे वाली आवाज है ये, और बंदा ये कोई ऐसा है जो अननोन है। उसके बाद वो स्टोरी बड़ी अच्छा, वो स्टोरी सुन के पहली दफा जिंदगी में मैं डरा था। मैंने कहा यार अगर ये चीज इतनी स्ट्रांग है कि इसको पता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, और उसकी खाला का जिन वहां पे आ गया, जी, उसकी खाला कहाँ थी और वो लोग कहाँ थे एयरपोर्ट पे, उनकी बात हो रही है और वो आ गया मिलने। तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं फिर, इसका मतलब यार वो असल में आमिर हुआ ऐसा ना कि वो अगर किसी और के साथ होता, या मतलब मुझे मतलब दूर के लोगों ने सुनाया होता जिस पर मुझे यकीन नहीं होता, तो वो मैं झूठ भी समझ सकता था। लेकिन वो बिल्कुल मेरे कुलीग थे, मेरे जूनियर 2 लड़के थे जिनको मैंने खुद वहां पर ट्रांसफर करके भेजा था उस जगह पर। और वो नाइट शिफ्ट होती थी, उसमें उस वक्त इतना ज़्यादा रश नहीं होता था वो, क्योंकि इमीडिएट डिलीवरी के वो काउंटर था कि वो असल में ये श्रीलंका से आइज़ आती थी ना, ह्यूमन आइज़ आती थी, और न्यूज़पेपर आते थे और कोई ब्लड सैंपल आते थे, तो जिसकी फौरी डिलीवरी चाहिए, मतलब अगर रात के 2 बजे आए तो उसी वक्त चाहिए, क्योंकि 6 घंटे उसकी लाइफ होती है जो ह्यूमन आइज़ होती है ना। तो हमने उनका काउंटर बनाया होता था, तो वो उसमें इतना रश नहीं होता था रात के टाइम। और फिर वो खुद आए, उन्होंने फिर मुझे खुद बताया, और वो दे आर स्टिल वर्किंग इन कार्गो कॉम्प्लेक्स। मैं उसका उनको दोनों का नाम भी शेयर कर सकता हूँ, बल्कि उन्होंने ये स्टोरी सुनी तो खुद मुझे अगले दिन फ़ोन किया था कि सर ज़बरदस्त आपने मतलब एक बना के बताई, और वाकई रियल मतलब किस्सा था, और अगर कोई कहे तो हम मानने को तैयार हैं सामने कैमरे पे कि हमारे साथ हुआ है। और उसकी खाला जो रहती थी वो इंटीरियर सेल में रहती थी, लेकिन वो जब बता रहा था किस्सा तो वो आ गए। उन्होंने कहा चले, आपके दोस्त को देखने का शौक था ना, तो अब देख लिया। और वो 4-5 मिनट बैठ के और चेयर पे आराम से बात करके नॉर्मल इंसान की तरह वो चला गया। लेकिन वहां पर तशवीश तो जब शुरू हुई ना, कि जब वहां पर कोई बंदा, एक्चुअल में वो एरिया ऐसा है कि जो इवन पीआईए का कार्ड भी हो ना, तो वो ही कांट एंटर इन दिस एरिया। वो उसके लिए स्पेशल कार्ड होता है ना, एयरपोर्ट सिक्योरिटी कार्ड, वो जो बनाती है रैम के इलाके में जाने के लिए या रनवे की साइड पे जाने के लिए। जो पीआईए का कार्ड है वो वैलिड नहीं होता उस इलाके में। और वो बंदा जो है ना विदाउट यूनिफॉर्म और विदाउट कार्ड जो है ना चला गया। और वहां पर 2 पोस्ट हैं, एक एएसएफ की पोस्ट है, एक कस्टम की पोस्ट है, और पीआईए का सिक्योरिटी गार्ड अलग होता है। उन तीनों को क्रॉस करता हुआ चला गया, ऑफिस में जाके बैठा, बात की, और फिर वापस तो उसी रास्ते से गुजरा। तो उनको तो तशवीश ये हुई ना कि यार इस तरह से तो कोई भी बंदा आ जाएगा। जब उसने जाके देखा, कस्टम वालों से पूछा, सिक्योरिटी वालों से पूछा, तो वहां पर तो कोई भी नहीं था दूर दूर तक। और वो अभी एरिया है जो टर्मिनल 2 है पुराना वाला, उसको कार्गो में शिफ्ट कर दिया है। सामने उसके मस्जिद है और बड़ी सी कार पार्किंग है। और वो 4-5 साल वो हज टर्मिनल की हैसियत से इस्तेमाल हुआ, हज की फ्लाइटें वहीं से ऑपरेट करती थी। अब वो कार्गो में कन्वर्ट कर दिया उस बिल्डिंग को। तो वहाँ पर सुबह दिन में तो रश होता है कार्गो के जैसे, रात में बहुत ही कम लोग होते हैं, और पार्किंग में गाड़ियां भी नहीं होती, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं था। उसने कहा ये गया कहाँ बंदा। तो वो सच्चा किस्सा था। उसके बाद वो इतना डरे कि अगले दिन मेरे पास आके रिक्वेस्ट करने लगे कि सर हमारी ड्यूटी उस जगह से चेंज कर दें और किसी और बंदे को लगा दें, हम वहां पर नहीं ड्यूटी कर सकते। तो फिर मैंने एक को चेंज कर दिया था, जिसकी मतलब जिस बंदे की खाला का जिन था वो तो वहीं रहा, क्योंकि वो इतना थोड़ा डरता नहीं था। जो दूसरा बंदा था ना वो डर गया था, और वो उसने फिर ड्यूटी चेंज करा ली। तो ये हुआ है। उसके बाद क्योंकि मैंने तो 35 इयर्स कराची एयरपोर्ट पे सर्व किया है पीआईए में, तो कराची एयरपोर्ट से रिलेटेड तो बहुत किस्से हैं। फिर वो जब वाकया मशहूर हुआ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना मशहूर हो जाएगा और लोगों में, और इतना क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि फिर वो एयरपोर्ट की डिमांड आने लगी। तो फिर जो मेरे कुलीग्स के साथ वाकयात हुए,
थे वो मेरे अपने साथ 2-4 वाकयात हुए थे ऑफिस में, क्योंकि कराची एयरपोर्ट पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं और जिना टर्मिनल जिस जगह बना है वो पूरा का पूरा जंगल हुआ करता था और वो बेरी का और छोटे कीकर का जंगल था और वो वाला एरिया जो अब जहाँ पर पीआई का हेड ऑफिस है उसके पीछे वो किसी ज़माने में वो जो शेवर मुर्गी होती है उसका फार्म्स होते थे, अब वो कार पार्किंग है। उसमें बहुत पुराने 100-100 साल, 150 साल पुराने जो अंग्रेज़ों के ज़माने के दरख्त लगे हुए हैं। तो वहाँ पर तो सिलसिला होते रहते हैं। सीआरसी की बिल्डिंग है, उसके पीछे था बहुत मशहूर किस्सा, रिपोर्ट भी हुआ है न्यूज़पेपर वगैरह में। उस वक़्त ये इसका ज़माना नहीं था, नेट का और चैनल ज़्यादा नहीं थे। तो वो प्रिंट मीडिया पे वो किस्सा आया था, मैंने खुद पढ़ी थी उसकी खबर कि कराची रिजर्वेशन जो कंट्रोल की बिल्डिंग है उसकी वॉशरूम में को गैर मरई मखलूक पाई गई और वो 2 लड़कियां थी वो बेहोश हो गई, जो हमारी रिजर्वेशन ऑफिसर वगैरह थी वहाँ पर नाइट ड्यूटी करती थी, वो बाकायदा बेहोश हो गए थे, वॉशरूम की साइड में थे वो। तो वो वहाँ पर के तो बहुत किस्से हैं। फिर मैंने 4-5 स्टोरीज जो है ना अपनी शेयर की, जो सच्ची बिल्कुल सच्चे वाक़े, इसमें कोई झूठ नहीं था, जो मेरे कुलीग्स के साथ हुआ था और उन्होंने बताया था, जो मेरी 35 ईयर्स की सर्विस में मैंने फेस की थी चीज़ें और जो मेरे कुलीग्स ने फेस की थी वही बताई, उसमें एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं था। तो शायद मेरे ख्याल से झूठ ना होने की वजह से आमिर वो एयरपोर्ट के किस्से बहुत पॉपुलर हुए, सुने गए, उसके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए और ये एयरपोर्ट स्टोरी ने तो मोर देन 1 लाख व्यूज़ इसके हो गए, तो इसने तो और ही कर दिया। 100,000 जी, से जी। ऊपर। जी, 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 जी। तो इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे स्टोरीज आएंगी जो कुछ मुझसे शेयर करेगा। मेरे साथ जो हुआ था वो एयरपोर्ट में, तो क्योंकि ऐसी बात है मैं नहीं रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से रिलेटेड ये था कि मैं आर्मी में जॉब करी है काफी अरसा। तो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कोई 99-2000 की। तो मलिर कैंट में मेरी इस वक्त पोस्टिंग थी। अच्छा, तो अच्छा। रात में इनका हमारी यूनिट का बेसबॉल वगैरह का मैच हुआ था किसी और यूनिट से। हम्म, तो वो वहां पे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने बोला, कहने लगे कि आमिर साहब आप आ जाए, बेसबॉल हम्म, वगैरह का मैच है। फिर उसके बाद फुल दावत वगैरह का सीन ऑन है, बिरयानी वगैरह और सब कुछ। तो हमने कौन सा मैच देखना था, हम तो बिरयानी खाने चले गए। हमने कहा चलो आओ, कराची के मशहूर वो अपना, आपको तो पता है सब बिरयानी खाने के वो उसमें होते हैं। तो हम जी, जी, बिरयानी खाने के लिए चले गए। बेसबॉल तो हमें समझ भी नहीं आती थी जी, और जी। वो बैठे में तफरी कर रहे हैं। वो मैच जो है ना मुमताज भाई, वो खिंच गया। असल में वो था वीकेंड, वो खिंच गया 2:30 बजे तक। अच्छा। अब वो ढोल वोल बज रहे हैं सारे, वो फुल यानी ऑन सीन ऑन था। दिन में गर्मी बहुत थी तो वो सीन कर नहीं सकते थे वो उस तरह का। तो रात में इन्होंने अच्छा, करा था, तो वो पूरा अपना जनरल वगैरह भी आए हुए थे वहां पे और वो सब तफरी लगी थी। हमारी यूनिट फाइनल में गई तो हम लोग अपना देर तक रुके। फिर असल में मैं निकला वहां से 3 बजे। 3 बजे अब मरीज कैंट से निकलना, आज से 22-23 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत अजीब सा है। हाँ जी। 98-99 की, 98-99 या 2000 समथिंग लाइक दिस, ऐसी था कुछ। हाँ, रोड्स भी ऐसी होती थी उस जमाने में। रोड भी ऐसी थी और प्रिंटिंग प्रेस वगैरह की तरह वो सब खाली था। अब तो सब भर गया है, वो सब खाली था पहले तो। हाँ, हाँ, मॉडर्न की तो रोड हाँ, पूरी मतलब बिल्कुल। ऐसी होती थी। मैं तो खुद क्योंकि मॉडर्न में ही रहते थे ना, जी, तो आप तो उस वही इलाके रहते का तो मैं, हाँ बिल्कुल उस इलाके में रहते थे हम। और मलिर कैंट में तो बहुत ज्यादा जाना था, मतलब मैंने तो गाड़ी भी वहीं ड्राइविंग से वहीं सीखी क्योंकि खाली हाँ। रोड्स होती थी। अच्छा। तो वहां से मैं निकला हूं मैं, और वहां से निकल के अपना, अब जाहिर सी बात है यंग ब्लड था तो रश ऑफ हम्म। द ब्लड भी था। तो बाइक बहुत तेज चला रहा था मैं, 70-80 की स्पीड पे था। अच्छा। तो 80 से ऊपर ही होऊंगा। तो मैं आया हूँ यहाँ पे ड्रिग रोड पे। ड्रिग रोड से अपना जो है मैं सीधा अपना नाता खान गोट पे चढ़ा, नाता खान गोट के पुल पे चढ़ा। नाता खान गोट के पुल से हम्म। मैं नीचे उतरा हूँ तो ड्रिग रोड ट्रेन स्टेशन आता है। बस जी, जी। उससे आगे जो है आपको पता है, अभी का तो मुझे नहीं पता, मैं उस तरफ काफी अरसे से नहीं गया। इवन लास्ट टाइम भी पाकिस्तान आया था तो उस तरफ नहीं गया था। तो पहले जो है वो बिल्कुल झाड़ियां थी क्योंकि वो पीएफ का हम्म, एरिया था सारा। हम्म। तो जी, वहां जी। पे कोई भी नहीं होता था, बल्कि आप वहां पे थोड़ी देर के खड़ी होते थे तो पीएफ वाले आ जाते थे, क्यों खड़े हुए हो यहाँ पे। तो जी, ऐसे ही था बिल्कुल। तो वहां पे जो है वो पीएफ के गेट से समझ लें कि आधा किलोमीटर पहले हम्म। जो है, वहां पे मुझे एक औरत नजर आई सफेद कपड़ों ये में। डिग रोड का इलाका है, डिग रोड का, जी, डिग रोड जी, बाजार कहलाता है वो। जी।
मुझे औरत नजर आई है पीएफ की बेस से पहले, आधा किलोमीटर हाँ पहले मुझे वो नजर मैं आई। समझ गया मैं वो इलाका। हाँ अब मैं रात में 3 बज गए होंगे उस टाइम पे, 3 बजे तो मैं वहां से निकला था मलिक एंड से, तो 3:15 हो गए होंगे, 3:20 हो रहे होंगे। अब वो बड़ी तैयार और अच्छा हाँ, और सफेद कपड़े उसने पहने हुए, कॉम्प्लेक्शन उसका दूर से ही नजर आ रहा है कि फेयर रंगत की लड़की हो। तो उसने मुझको दिया हाथ। अच्छा हाँ, अब उसने मुझे हाथ दिया है तो मैं जो हूँ, जैसी बात है वो यंग ब्लड, यंग गाय, तो पहले तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं रोकूं। फिर एकदम से मेरे जहन में वो ही हुआ कि यार 3 बज रहे हैं रात के, और इस एरिया के अंदर जहाँ दोनों तरफ झाड़ियां हैं, या तो दो काम हो सकते हैं, या तो ये कोई पैरानॉर्मल है या फिर ये कोई शेडी है। दो चीजें हो सकती है ना, इसके अलावा कोई। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो पता नहीं मेरे जहन में क्या आई कि एक होता है, कभी कभार होता है कि आपकी सिक्स सेंस जाग जाती है जब आप कोई किसी इस तरह की चीज के अंदर जब आप एंटर हो रहे होते हैं, जब आप किसी इस ऑरा के अंदर जब आप एंटर हो रहे होते हैं, तो वो जो है जी वो मेरी सिक्स सेंस जाग गई उस टाइम पे। और एकदम से जो है मेरी इंट्यूशन ये हुई कि मैं यहाँ पे बाइक नहीं रोकूंगा, किसी भी सूरत में नहीं रोकनी है आमिर बाइक यहाँ पे। मैंने उसको जी प्रिटेंड करा है कि मैं स्लो कर रहा हूँ बाइक। मैं उसके पास आते आते मैंने स्लो करी है, और फिर एकदम से मैंने जो है बाइक को जो है टॉप गियर में कन्वर्ट करके टॉप, शारा फैसल की टॉप, उसमें जाके सीधा मैं निकल गया। फिर मुमताज भाई मैंने जो है ना पीछे देखा, ना मैंने इधर हाँ देखा ना उधर देखा, मैं आके कारसास पे हल्का हुआ। और फिर मेरे पास वो साइड के वो शीशे भी नहीं थे, तो मुझे नहीं पता पीछे क्या हुआ है, शीशे मैंने नहीं लगाए हुए थे। लेकिन वो फीलिंग ऐसी थी कि वो जब मैं उसके पास से गुजरा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे सारे। तो डेफिनेटली उस टाइम कोई हाँ, वो मतलब इंसान तो नहीं होगी, आई तो डोंट थिंक वो वो इंसानी मेरे ख्याल मखलूक से होगी। इंसान नहीं थी, क्योंकि वजह ये थी कि उस जगह पे उस टाइम पे मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि अक्सर कभी कभार मेरा सीओडी भी जाना होता था। आप अभी भी आप चले जाएं सीओडी के सामने, आप जाके खड़े हो जाएं, वो आ जाएंगे आपके सामने, क्यों खड़े हुए हो यहाँ पे, क्या है। हाँ तो मेरे वो को ऐसा हो ही नहीं आर्मी का सकता। एरिया है ना। हाँ हाँ, हाँ वो हो ही नहीं सकता कि किसी को खड़ा होने दें इस तरह से। और इवन ये कि शेडी हरकत भी हो रही हो तो वो नहीं खड़ा होने देते वो किसी को भी। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा ये नहीं हो सकता, यहाँ पे बहुत सारी आईज हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैमरे चल रहे होते हैं, तो ये किसी को भी इस तरह से नहीं खड़े होने देंगे। तो वो बस वो एक मेरी वो सिक्स सेंस ने काम करा, मैं वहां से निकल गया। तो ये उसी सराउंडिंग के अंदर, तो मेरे ख्याल से मुमताज भाई वो एरिया जो है ना, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा है और अभी भी है मेरे ख्याल से। आबादी ज्यादा हो गई है लेकिन अब भी है वो एरिया एयरपोर्ट का, और ये जो वो ड्रिग रोड वगैरह का हाँ जो वो एरिया इलाका है डिग रोड से जो एयरफोर्स पीएफ शारा फैसल के बेस के अंदर रास्ता जाता है, वो तो खैर उन्होंने गेट बंद कर दिया है, लेकिन जो उनके स्टाफ हैं वो जाते हैं। अभी कोविड के चक्कर में उन्होंने वो गेट बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी की वो फैसिलिटीज नहीं है जो वो मेन गेट से करते हैं। लेकिन वो एरिया मैंने देखा है, और मैं उस गेट से इंटर भी हुआ हूँ 2-3 दफा पीएफ बेसल फेस बेसल में। वो जो है ना, वो जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं ना, इनके जेसीओज और एयरमैन वगैरह, उनकी कॉलोनी के अंदर वो रास्ता जाता है बाजार की तरफ। और ऑफिसर्स का जो एरिया है ना, वो आप शाराय फैसल से अगर टूवर्ड्स नर्सरी की तरफ जा रहे हो, तो ऑफिसर्स का एरिया जो है ना वो आपके राइट हैंड पे है, और लेफ्ट हैंड पे मतलब वो इसका रनवे है, और अपने जो C-130 वगैरह उतरते हैं, और वो जेसीओज का एरिया है, बाजार है। तो वो बाजार के अंदर वो गेट जाता है, खुलता है, जो डिग रोड से जाता है, वो मैं जा चुका हूँ उस एरिया में। तो तमाम सुनने वालों से एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि जो भी इस चैनल को देखे वो ज़रूर सब्सक्राइब करे, बेल आइकॉन को टच करे, लाइक करे। और एक और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि ये हमारी फर्स्ट एपिसोड है, कुछ गलतियाँ कुछ खामियाँ होंगी, तो मैं एडवांस में मौजूद चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो आस्ता आस्ता दोबारा सेकेंड एपिसोड होगी तो रिकॉर्डिंग में कुछ जो गलतियां रह जाएंगी, कुछ खामियां रह जाएंगी, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो और अपनी ईमेल भेजें, हम ईमेल एड्रेस अपना नीचे जी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में हम देंगे, तो प्लीज अपनी स्टोरी भेजें अपने। जिसके पास अच्छी स्टोरीज हैं, जिसके पास अच्छे वाकयात हैं, वो जरूर शेयर करें, उनको हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में हमारे पास जरूर शेयर करेंगे। हमारे पास मुमताज भाई बहुत हैं वाकयात, हम तो भरे पड़े इन वाकयात से, तो वो तो हम लेके आते रहेंगे।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक लेजेंडरी शख्सियत से मिलवाएंगे भी और उसकी सरप्राइज स्टोरी भी सुनवाएंगे इंशाल्लाह। वो सरप्राइज रखते हैं, जी हाँ बिल्कुल। सरप्राइज है। हाँ तो ये कि तमाम लोगों से गुजारिश है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम लोगों को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये कि हम लोगों ने एक चीज़ स्टार्ट करी है, अभी स्टार्टिंग है, लूप होल्स होंगे, गलतियां होंगी, माफ़ करें, इग्नोर करें और अपनी बिल्कुल। राय से हमें आगाह करें ताकि हम इस चीज़ को कवर करें और हम जी थोड़ा बिल्कुल। सा प्रोफेशनल उसके अंदर जाएं। और आज की एपिसोड हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और फिर ये कि इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना, अपने घर वालों का, सब लोगों का ख्याल रखें। और मुमताज भाई आप कुछ कहेंगे? बस फिर मेरी और आमिर चुनौती की तरफ से अल्लाह हाफिज। मिलते हैं टेक आपको केयर। नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।